हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने विजन आईएएस के 1 से लेकर इस क्लास में हम लोग टेस्ट नंबर 1 से लेकर 50 तक आप टेस्ट नंबर 16 का 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन इस क्लास में देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में ऐसे 20-20 क्वेश्चन करके 5 क्लासेस में हम लोग इस टेस्ट को समाप्त करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें दिया हुआ है, विचार कीजिए और किस संदर्भ में विचार करना है। यहाँ पर विचार करने के बाद इसको पढ़ना नहीं पढ़ना चाहिए। इससे पहले पढ़ने की जरूरत है इसको। यहाँ पर तो केवल अच्छा 4 चीजें जो कि तो यहाँ पर कैसे पूछा हुआ है, सही पूछा हुआ है, गलती तो देख लेते हैं। यहाँ पर यही पढ़ना ही पड़ेगा। यहाँ पर दिया है, उपयुक्त में से कितने कारक जो है अरब सागर की तुलना में बंगाल की खाड़ी में अधिक चक्रवातों की उत्पत्ति की व्याख्या करते हैं। तो यहाँ पर जो है कौन से कारण ढूंढना है। तो कारण है यहाँ पर ऑप्शन नंबर समुद्र की सतह का उच्च तापमान, इसके बाद उतले उतले तटबंध, वायु में आर्द्रता की उपस्थिति और प्रशांत महासागर में से आने वाली चक्रवाती लहरें। कि ये अरब बंगाल की खाड़ी में ज्यादा अधिक चक्रवात आने का कारण है। ऐसे कि समुद्र को पता है चारों तरफ स्थल से घिरे होने के साथ स्वतः हो जाता है प्राकृतिक रूप से भी। उथले तटबंध है, आप लोग जानते हैं कि बंगाल की खाड़ी जो है भारत के, मान लीजिए कि ये भारत हमारा है, इधर का क्षेत्र कैसा है, तो ये थोड़ा सा उथला तरफ है, ये कहीं गहरा चला गया, गहराई है ज्यादा, लेकिन इधर है उथलापन है। इधर भी समुद्र है बंगाल की खाड़ी में, लेकिन उथलापन है, अर्थात ऊपर की तरफ उठा, कम गहराई है समुद्र का। तो इसके कारण ही वायु में आर्द्रता की उपस्थिति कम है, इसलिए यहाँ पर ज्यादा वर्षा होती है। जैसे हम देख लीजिए अंडमान निकोबार वाले क्षेत्र में काफी ज्यादा वर्षा होती है, सभी क्षेत्र यहाँ पर जो मेघालय, चेरापूंजी, ये सब क्षेत्र है, बांग्लादेश, सब में ज्यादा वर्षा होता है, तो इन सभी से आर्द्रता इसको मिलती रहती है इस समुद्र को। और यहाँ पर भी प्रशांत महासागर जैसे विशाल क्षेत्र से चक्रवात की लहरें आती हैं, थोड़ा सा भी लहरें आएंगी तो उच्च चक्रवात उत्पन्न हो जाता है बंगाल की खाड़ी से। यहाँ पर चारों के चारों सही है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से कौन सा पहल हाल ही में शुरू किए गए समुद्र प्रदक्षिणा अभियान के मुख्य उद्देश्य का सर्वोत्तम वर्णन करता है। समुद्र प्रदक्षिणा अभियान यहाँ पर दे रहा है, तो समुद्र प्रदक्षिणा अभियान के संदर्भ में एक तरह से देखें तो ये फैक्चुअल भी है, और देखें तो ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव भी है। अगर थोड़ा सा भी अगर फैक्ट इसके संबंध में याद हो कि ये समुद्र प्रदक्षिणा अभियान क्या से जुड़ा हुआ क्या फैक्ट था, तो वो आराम से याद हो जाएगा। यहाँ पर भारतीय नौसेना के कैडेट्स को जल के भीतर नेविगेशन और बाहरी समुद्र में गोताखोरी का प्रशिक्षण देना। समुद्री प्रदक्षिणा किस लिए किया था, ये ध्यान दीजिए। यहाँ पर हिंद महासागर में समुद्र के नीचे खनिज संसाधनों का मानचित्रण। इसके बाद से दे रहा है, नारी शक्ति को प्रदर्शित करने और तीनों सेनाओं के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक वैश्विक जल यात्रा अभियान। प्रदक्षिणा को याद रखिएगा, दक्षिण पूर्व एशिया में भारत को समुद्री व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देना। यहाँ पर तीन ये भी गलती है, ये भी गलती है, ये पहले से शुरू में ये फैक्ट भी है और एक डिस्क्रिप्शन भी है। तो प्रदक्षिणा का अर्थ होता है कि मतलब नारी शक्ति को प्रदर्शित करने और तीनों सेनाओं के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक जल यात्रा अभियान है। तो जल यात्रा किया जा रहा है विश्व का महिला सैनिकों के द्वारा। इस पर इससे जुड़ा हुआ ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नारी शक्ति। अब इसके बाद से दे रहा है, ज्वालामुखी उद्गार के दौरान निकलने वाले मैग्मा के संदर्भ में विचार कीजिए। उद्गार के दौरान निकलने वाले मैग्मा के संदर्भ में विचार करना है। यहाँ पर कितने कथन सही है, जितने सही कथन का चयन करना है। यहाँ पर मैग्मा के प्रमुख घटकों में आयरन ऑक्साइड और मैग्नीशिया शामिल है। मैग्मा के जो प्रमुख घटक है उसमें आयरन ऑक्साइड और मैग्नीशिया शामिल है। पृथ्वी के सभी क्षेत्रों में, पृथ्वी के जितने भी क्षेत्र है, निकलने वाले मैग्मा का संगठन बिल्कुल एक जैसा है, क्योंकि यह पृथ्वी के आंतरिक भाग से आता है। इसके बाद हवाई द्वीप समूह का निर्माण मैग्मा पूर्ण के परिणाम स्वरूप हुआ था। और यहाँ पर स्टेटमेंट का तरीका कैसा है कि यहाँ पर जो दे रहा है केवल एक, केवल दो, अर्थात केवल दो, केवल तीन, सभी तीन कोई नहीं, तो यहाँ पर जब तक ये तीनों नहीं आएगा तब तक ये आना मुश्किल है। तो यहाँ पर देखिएगा कि कह रहा है कि मैग्मा के प्रमुख घटकों में आयरन ऑक्साइड और मैग्नीशिया शामिल है। तो यहाँ पर सरासर ये गलती है, कैसे कि आयरन ऑक्साइड और मैग्नीशिया शामिल नहीं होता है, कैसे कि इसमें सिलिका होता है। सबसे ज्यादा क्या होता है कि जो लावा निकलता है उसमें ज्वालामुखी उद्गार के मैग्मा में क्या होता है, सिलिका कितना प्रतिशत, सिलिका लगभग 45% से 50% के आसपास कम रहता है। 50% सिर्फ सिलिका ही रहता है। सिलिका के साथ एल्यूमिनियम रहता है, एल्यूमिनियम रहता है। यह भी लगभग 20%, 20 को नहीं कर सकते लेकिन 15% अपना हिस्सा बना लेता है उसका। एल्यूमिना 15% रहता है। उसके बाद से लौह ऑक्साइड और ये सब चीजें 5-6% ऐसा मिला होता है। ये सबसे मेजर चीज याद रखना है। सिलिका इसीलिए कहाँ से निकलता है, इसको एक तरह से देखिएगा, मैग्मा कहाँ से निकलता है, सियाल से। सियाल। अब यहाँ पर आप लोग जब पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में पढ़े होंगे, ऊपरी सतह को क्या कहते हैं जी, ऊपरी सतह को
सियाल ही ना बोलते हैं। ऊपरी सतह से मैग्मा जो होता है वही नहीं कह सकते कि मेंटल एकदम केंद्र से होकर आता है, केंद्र से नहीं होता है। भले ही यहाँ से गर्मी आती है, मेंटल से भी गर्मी आती है। मेंटल कोई कह दे कि मेंटल से आती है मैग्मा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो मैग्मा आती है वो ऊपर पट्टी में रह जाती है। ऊपर पट्टी का जो सिलिका और मैग्नीज एल्युमिनियम होता है वह बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर ये बात करें तो भले ही मेंटल से पदार्थ लावा पदार्थ चलते हैं, लेकिन ऊपर जो आता है मूल रूप से ठोस रूप से जो ऊपर आता है चट्टान के रूप में, ज्वालामुखी उद्गार के रूप में, वह सियाल का ही भाग होता है, ना कि मेंटल का भाग होता है। तो सियाल सीमा नीचे जानते ही होंगे आप लोग। तो सियाल से ही आता है, तो यहाँ पर एकदम आसान हो जाएगा। सियाल और सिलिकॉन और एल्यूमिनियम निकलता है यहाँ पर ज्यादातर। तो यहाँ पर एक नंबर तो गलती है। दूसरा नंबर दे रहा है सभी क्षेत्रों में निकलने वाले मैग्मा का संगठन बिल्कुल एक जैसा होगा। अभी कैसे हो सकता है जी? मरुस्थलीय क्षेत्र में अगर निकल रहा है तो अगर एक ही जैसा निकलता तो पृथ्वी के सभी क्षेत्रों का भू-आकृति एक ही समान न होती, मिट्टी एक ही समान न होता, एक जैसा नहीं निकलता। इसीलिए तो भिन्न-भिन्न स्थानों पर भिन्न प्रकार की चट्टान और मिट्टियाँ पाई जाती हैं। ये 2 नंबर भी गलती हो गया। और तीसरा नंबर है हवाई द्वीप समूह का निर्माण मैग्मा प्लूम के परिणामस्वरूप हुआ था। एकदम सही है। मैग्मा प्लूम से ही बना है हवाई द्वीप। हवाई द्वीप कहाँ है जी? तो ये जो हमारा अमेरिका है, ये हमारा कुछ अमेरिका है, ये छोड़ के। तो यहाँ पर प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में एकदम द्वीपीय क्षेत्र है, कई सारे द्वीपों का समूह है। और ये इन्हीं सभी का निर्माण जो है, ये सब हवाई द्वीप है, इन्हीं सभी का निर्माण मैग्मा प्लूम से हुआ है। तो केवल 3 नंबर सही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। केवल एक सही है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दीर्घावधि औसत जिसको लॉन्ग पीरियड एवरेज एलपीए के संदर्भ में विचार कीजिए। दीर्घावधि औसत एलपीए के संदर्भ में विचार करना है। यहाँ पर तेरा एलपीए का निर्धारण 10 वर्ष से कम अवधि के में हुई औसत वर्षा के आधार पर किया जाता है। औसत वर्षा के आधार पर किया जाता है जी। 10 वर्ष से कम की अवधि के में हुई औसत वर्षा के आधार पर किया जाता है। उसके बाद से दे रहा है यहाँ पर इतना बड़ा भारतीय मौसम विज्ञान विभाग जिसको आईएमडी एलपीए को मानदंड मानकर वर्षा को सामान्य और सामान्य से कम श्रेणियों में वर्गीकृत करता है। तो यहाँ पर सही कथन पूछा जा रहा है। तरीका क्या है? तो केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों। ये तो एक ऑप्शन देकर हम लगातार आप लोग बनाइएगा, तो एक ऑप्शन देख कर ही आप लोग को लग जाएगा, बाकी सब ऑप्शन का अंदाजा हो जाएगा कैसा पूछ सकता है। तो यहाँ पर 2 नंबर एकदम सही है कि आईएमडी का ही तो मुख्य कार्य है जो कि एलपीए का गणना सामान्य दीर्घ और वर्गीकृत, मतलब कितना भी है सामान्य और असामान्य श्रेणी का वर्गीकरण करता है आईएमडी एलपीए के। लेकिन जो पहला नंबर दे रहा है कि 10 वर्ष की अवधि में किया जाता है, ये 10 वर्ष की अवधि में किया जाता है, नहीं, ये गलती है। ये कितने वर्ष की? तो कम से कम 30 वर्ष की अवधि औसत लिया जाता है, और अधिक से अधिक 50 वर्ष, अर्थात 30 से लेकर 50 वर्ष की अवधि में तापमान तापमान और परिस्थिति का अध्ययन करके लॉन्ग पीरियड एवरेज निकाला जाता है। और यह क्या है? तापमान पूर्वानुमान। तापमान के साथ साथ वर्षा पूर्वानुमान की भी एक पत्ती है, हम लोग यहाँ पर भारतीय मैप बना देते हैं और इसे समझते हैं लॉन्ग पीरियड कहते हैं। तो इसमें जो आईएमडी है, आईएमडी मान लीजिए यहाँ पर पुणे में है, आईएमडी जो है यह जाता है अरब सागरीय क्षेत्र में, इसके जल के सतह के तापमान को मापता है, उसके बाद से अंदर के सतह के तापमान को मापता है। और ये हर साल होता है, ये काम हर साल किया जाता है, और ये सभी का औसत आंकड़ा रखा जाता है। और ऐसा नहीं है कि केवल अरब सागर, मतलब बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, इधर हिंद महासागरीय, सुदूर हिंद महासागरीय क्षेत्र, प्रशांत महासागरीय क्षेत्र, कई क्षेत्रों पे जाकर समुद्री जल का तापमान, अंदर का तापमान, यहाँ पर आई वर्षा, इन सभी का विवरण रखा जाता है। ऐसा नहीं है कि हर साल वर्षा होती है तो उसका ऐसे बुला दिया जाता है, हर चीज का आंकड़ा एक ही आंकड़ा रखा जाता है, और विभिन्न क्षेत्रों का। और यहाँ पर इन आंकड़ों को रखकर 30 से 50 वर्ष के मतलब कि आंकड़ों का अध्ययन करके मौसम का पूर्वानुमान किया जाता है भारतीय क्षेत्र के, भारत के अन्य क्षेत्रों का भी ऐसा वैश्विक स्तर पर होता है। तो 30 से 50 वर्ष होना चाहिए था, ना कि 10 वर्ष। यहाँ पर 1 नंबर गलती हो जाएगा, 1 नंबर गलती है, दूसरा नंबर सही है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित यूरोपीय राजधानी शहरों को उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। राजधानी शहरों को उत्तर से दक्षिण, कहाँ से उत्तर से चल रहा है दक्षिण की ओर, कौन कौन से शहर बढ़ते जाते हैं? तो उत्तर से दक्षिण की ओर हम लोग जब बनाएंगे, तो यहाँ पर जब आप लोग देखिएगा मैप पर, यहाँ पर दे रहा है बर्लिन, कहाँ की किसकी राजधानी है? तो पहले देश देख लीजिए, देश के अनुसार भी काफी हम लोग उत्तर से दक्षिण लगा सकते थे। देश कहाँ की? जर्मनी की। और इसके बाद से रोम कहाँ की है जी? तो इटली की। यहाँ पर ओस्लो किसकी है? ओस्लो है नॉर्वे की राजधानी। और मैड्रिड किसकी है? तो स्पेन की। अब बताइए, उत्तर से दक्षिण लगाना है, सबसे उत्तर में कौन हो सकता है? नॉर्वे। अब मैप में आप लोग देखे होंगे, मैप हम लोग को कुछ यूरोप का मैप तो बनाने में थोड़ा ज्यादा समय लग जाता है, फिर भी हम बना देते हैं। कुछ इसी तरह का हम लोग का यूरोप का मैप बनता है। ये हमारा अफ्रीकी क्षेत्र है, हम लोग अफ्रीका को नहीं बनाएंगे, ये कुछ इस तरह से यूरोपीय क्षेत्र है, ये यूराल पर्वत है, कुछ इस तरह से काटता है ये। अब ये ध्यान रख लीजिएगा। अब यहाँ पर नॉर्वे कहाँ पर है? तो नॉर्वे कुछ यहाँ पर है, और ओस्लो इसकी राजधानी यहाँ पर है। सबसे उत्तर में कौन होगा? तो नॉर्वे होगा। उसके बाद से यहाँ पर दे रहा है जर्मनी।
तो सबसे उत्तर में कौन सा होगा जी? उसके बाद से कौन सा होगा? यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर का है जर्मनी। जर्मनी कहाँ पर है? तो कुछ यहाँ पर है जर्मनी। और इसका क्या कहते हैं, इसका कैपिटल जो बर्लिन है वो यहाँ पर है, कुछ यहाँ पर है। तो उसके बाद से क्या आएगा? 3 के बाद से कौन सा आएगा? तो 1 नंबर। उसके बाद से क्या दिया हुआ है? और मैड्रिड दिया, स्पेन दिया हुआ था। स्पेन कहाँ पर? हम लोग का कुछ यहाँ पर है। स्पेन यहाँ पर, तो यहाँ पर यहीं पर थी, मैड्रिड भी है। मैड्रिड की राजधानी स्पेन है, सॉरी स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। तो उसके बाद से कौन हो जाएगा? 4 नंबर। उसके बाद से यहाँ पर रोम दे रहा था। इटली कहाँ पर है? और रोम कहाँ पर है? तो इटली यहीं पर है, रोम भी यहीं पर है। तो यहाँ पर अंतिम में कौन चला जाएगा? 3 1 4, उसके बाद से 2 चला जाएगा। तो हम लोग देख लेते हैं कि 3 1 4 2 कहीं यहाँ पे है कि नहीं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में ही दिया हुआ है 3 1 4 2। तो इस तरह से मैप के अनुसार भी आंसर आराम से निकल जाता है। तो मैप पर भी ध्यान रखिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत को महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत से सर्वोत्तम रूप से पृथक करता है? प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत को महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत से सर्वोत्तम रूप से पृथक करता है। यहाँ पर दे रहा महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत महाद्वीपों के संचलन और सागर निकल प्रसरण दोनों की व्याख्या करता है, जबकि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत केवल महाद्वीपीय संचलन की व्याख्या करता है जी। और इसके बाद से दे रहा है यहाँ पर किस तरह से क्या पूछा हुआ है, इसको भी ध्यान रखिएगा। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत को महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत से सर्वोत्तम रूप से पृथक करता है। तो यहाँ पर ज्यादा जो आप लोग, इसके बाद से दिया हुआ है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत जो है दुर्बलता मंडल में संवहन धाराओं पर आधारित होता है, जबकि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो है महाद्वीपों की संचालन गति को के लिए कोई ठोस क्रियाविधि प्रदान नहीं करता है। तो यहाँ पर बी नंबर जो दिया है एकदम सही है, यही सही हो जाएगा। दुर्बल मंडल के संदर्भ में हम लोग देख लेते हैं। दुर्बल मंडल यहाँ पर जो पृथ्वी की संरचना है कुछ बना लेते हैं। यहाँ पर नीफे 2 भागों में बटा हुआ है। यह है नीफे, यहाँ पर सीमा है, ये सीमा का ऊपरी भाग, सीमा का निचला भाग, उसके बाद से ऊपरपट्टी का निचला भाग, ऊपरपट्टी का ऊपरला भाग। यहाँ पर देखिएगा जो यहाँ पर हम लोग का शुरू हो रहा है, ये इन दोनों चित्र को मान लीजिए ऊपरपट्टी कहते हैं, ये सब ऊपरपट्टी है, ये मेंटल है, यहाँ पर कोर है। मेंटल और ऊपरपट्टी के बीच की एक पतली सी रेखा या फिर सतह होता है, इसी को दुर्बलता मंडल कहा जाता है। यहीं से माना जाता है कि ज्यादातर ज्वालामुखी उद्गार यहीं से शुरू होता है, इसीलिए इसको दुर्बलता मंडल कहते हैं। क्यों जी? कैसे कि यहाँ से जो गर्मी मिलती है, ये तो ऊपर नहीं जा पाती। ये यहाँ के जो मैग्मा है, कोई पदार्थ मेंटल से नहीं निकल पाती, लेकिन ये गर्म करते हैं दुर्बलता मंडल को। दुर्बलता मंडल प्रेरित करते हुए धीरे धीरे ऊपरपट्टी के सिलिका और एल्यूमिनियम को गर्म करके पिघला देते हैं और बाहर निकलने को मजबूत कर देते हैं। तो यहाँ पर दूसरा नंबर एकदम सही है, इसको ध्यान रखिएगा। ये थ्योरी बेस्ड जब थ्योरी जो पढ़ा जाता है जियोग्राफी में, तो आसानी से समझ में आता है। यहाँ पर भी समझ में आता है, पूरा परिभाषा के साथ ही दिया हुआ है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। विचार करना है, विचार कर लेते हैं। कौन सा भारतीय मानसून को प्रभावित करते हैं? यहाँ पर दे रहा है तिब्बती उच्च दाब, सोमाली जेट, मस्कारेन उच्च दाब। यहाँ पर जो है भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले तीनों के तीनों जो है भारतीय मानसून को बुरी तरह प्रभावित करते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1 2 3 तीनों के तीनों सही है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, मतलब कि ये देखने में इतना बड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन यदि इसको सॉल्व करें तो ये काफी आसानी से बन सकता है, क्योंकि इसमें स्टेटमेंट वाइज है। कोई भी एक सही गलती हो गया तो हम लोग का आंसर फटाक से निकल जाता है। ये भी सही होता है कि मान लीजिए कि ये 2 स्टेटमेंट दिए, एक आंसर गलती जैसे ही निकला, एक स्टेटमेंट जैसे ही गलती हुआ, दूसरा का हम लोग का आंसर तुरंत निकल जाएगा। और यहाँ पर यह भी है कि सबसे पहले इसमें 2 चीज होता है। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिया होता है, स्टेटमेंट नंबर 1 और स्टेटमेंट नंबर 2। यहाँ पर कोई भी करेगा कि सबसे पहले ये ऊपर वाला पढ़ लेगा, उसके बाद से ये पढ़ने का कोशिश कर सकता है। लेकिन वास्तविक तरीका जल्दी से इस तरह के क्वेश्चन को जल्द से बनाने का एक सबसे बेहतर तरीका है, सबसे पहले स्टेटमेंट नंबर 2 पढ़ना है, उसके बाद इसे इसलिए का प्रयोग करने के बाद इस स्टेटमेंट को पढ़ना है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए राम अब खाता है, मान लीजिए कि स्टेटमेंट नंबर 2 इतना बड़ा दिया हुआ, इस पर नहीं समझ पाएंगे हम। स्टेटमेंट नंबर 1 दिया है कि वह बीमार हो गया, और दूसरा नंबर स्टेटमेंट है राम ने आम खाया। तो यहाँ पर वह बीमार हो गया पढ़ने की जगह सबसे पहले आप पढ़िए कि राम आम खाया। ऐसी व्याख्या दूसरा नंबर 1 नंबर का करेगा, राम ने आम खाया है इसलिए वह बीमार हो गया है। इस तरह का जो संबंध बने तभी हम लोग इसको पूर्ण ए नंबर ऑप्शन सही होता है। लेकिन ये जहाँ पर इसलिए का प्रयोग यहाँ पर करेगी, तो इसलिए का प्रयोग करने पर यहाँ पर सटीकता न बैठे, तब इसको ऑप्शन नंबर बी चला जाता है, मतलब व्याख्या नहीं होता है। यहाँ पर अगर मान लो कि वह बीमार हो गया की जगह
वह बीमार हो गया की जगह कुछ और लिख दे, जैसे मान लीजिए कि उसके उसके पिताजी ने उसके लिए एक गाड़ी लाई, ये ऐसा कुछ लिख दिया। आम राम के आम खाने से उसके पिताजी के गाड़ी लाने का कोई संबंध, विशेष संबंध नहीं हो सकता है। इस तरह भी ध्यान रखना है। तो स्टेटमेंट नंबर 2 पढ़ना है, उसके बाद सीखना पढ़ना है। रेल आधारित चलायमान प्रक्षेपक मिसाइल की मारक क्षमता रेंज को कम कर देता है, किंतु इसकी पेलोड क्षमता को बढ़ा देता है। अब इस पर अब देखिए, पहले तो इस स्टेटमेंट के ऑप्शन मतलब कि अस्तित्व पर ही संकट आ गया। अब देख लेते हैं, हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने रेल आधारित चलायमान प्रक्षेपक प्रणाली से अग्नि प्राइम मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। एकदम एक नंबर एकदम सही है, लेकिन 2 नंबर एकदम सरासर गलती है। तो यहाँ पर अब हम लोग को इसलिए पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर जो दे रहा है, रेल आधारित चलायमान प्रक्षेपक मिसाइल की मारक क्षमता को कम कर देता है। अभी देखिए बढ़ा देता है, रेल आधारित जब होगा तो बढ़ा ना देगा। सबसे पहले ये देखिए, पहले क्या होता था, मिसाइल फेंकने के लिए छोटा सा तोप, छोटा सा पटरी वाला तोप बना दिया था, जाने में आने में उसको समस्या होती थी। दूर फेंकने के लिए ज्यादा विस्थापित क्षमता का होना जरूरी होना चाहिए था। जो तोप होते हैं, तोप या फिर कोई भी ऐसा बम फेंकने वाला जो हथियार होते हैं, जो मशीनें होती हैं या फिर तो वाहन होते हैं, वे काफी कैसे टैन पर बनाए जाते हैं, ना कि टायर के ऊपर उनका अर्थ बनाया जाता है। क्यों जी? क्योंकि जब ये बम फेंकते हैं तो इन पर भी काफी विस्थापन मतलब की प्रतिक्रिया होती है, ये आगे पीछे जा सकते हैं। इसीलिए ज्यादा छोटे से तोपों के से बड़ा बम नहीं फेंका जा सकता। लेकिन कह रहा है कि रेल, अब यहाँ पर रेल आधारित हो चुका है, अर्थात रेल की पटरियां बिछी होंगी, इतना बड़ा रेल होगा, और ये अब आगे से ये ऐसे मिसाइल लॉन्च करेगा, तो क्या यह कमजोर होगा? ये तो और आगे बढ़ जाएगा। इतना बड़ा विस्थापन रेल कभी आगे पीछे जा नहीं सकता। ये छोटा सा होता है, इसलिए आगे पीछे जा सकता है, पीछे घसक जाता है, इधर उधर भाग जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर रेल आधारित ऑप्शन पर तलाश किया गया कि रेल से ले जाकर तब हम लोग बम गोला बारूद मतलब कि मिसाइल दाग सकते हैं, और काफी आसानी से जा सकता है। कैसे कि इसमें मिसाइल की संख्या भी अधिक रखी जा सकती है, एक रेल में हजारों मिसाइल रखे जा सकते हैं। लेकिन तोप में ऐसा तो नहीं है, तोप में तो सीमित मात्रा में 5, 7, 10, 50 ऐसे ही कुछ रखा जा सकता है। लेकिन रेल में तो ऐसा नहीं है, रेल में तो हजारों हजारों एक साथ में रखे जा सकते हैं और दूर तक फेंक सकते हैं। ऐसे कि विस्थापन क्षेत्र भी ज्यादा होगा। यहाँ पर दूसरा नंबर एकदम सरासर गलती हो जाएगा। एक नंबर सही है, दूसरा नंबर गलती है, तो हम लोग आंसर निकल जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ज्वार के संदर्भ में विचार कीजिए। ज्वार के संदर्भ में विचार करना है, विचार कर लेते हैं। और क्या विचार करना है जी? एकदम सही कथन पर विचार करना है। ज्वार के संदर्भ में सही कथन पर विचार करना है। यहाँ पर तेरा बृहत या दीर्घ ज्वार तब आते हैं जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं। बृहद या दीर्घ ज्वार तभी आते हैं जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं। लघु ज्वार तब आते हैं जब सूर्य और चंद्रमा समकोण स्थिति में होते हैं। यहाँ पर यह ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पर एकदम सही है। दीर्घ वृत्ताकार जब सूर्य और चंद्रमा जब पृथ्वी की एक सीधी रेखा में आ जाते हैं, तो यहाँ पर दीर्घ ज्वार उत्पन्न होता है। जैसे यहाँ पर पृथ्वी है, यहाँ पर चंद्रमा आ गया, यहाँ पर सूर्य आ गया, तो दोनों के दोनों आकर्षण बल लगाते हैं। मतलब कि चंद्रमा कुछ ऐसा भी हो, दोनों के दोनों आकर्षण बल लगाते हैं, जिसके कारण यहाँ पर दीर्घ ज्वार उत्पन्न हो जाता है। और वहीं पर सॉरी, ये चंद्रमा जो है यहाँ पर होता है, जिसके कारण दोनों का जब एक दूसरे की शक्ति को खींचते हैं, मतलब कि गुरुत्वाकर्षण से खींचते हैं, तो पृथ्वी पर दीर्घ ज्वार उत्पन्न होता है। और या फिर बृहद, लघु ज्वार कैसे उत्पन्न होता है जी? तो यहाँ पर सूर्य आ गया, यहाँ पर चंद्रमा है, यहाँ पर पृथ्वी है, एक दूसरे, ये यहाँ पर भी लगता है, क्या कहते हैं इसको, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, लेकिन ये एक दूसरे की शक्ति को सीमित कर देते हैं। यह इस पर चंद्रमा पर लगाता है, चंद्रमा जाकर थोड़ा सा पृथ्वी पर लगा देता है, जिसके कारण लघु ज्वार आते हैं। तो इसलिए सॉरी, ये सूर्य यहाँ पर हो जाता है, संपूर्ण की स्थिति मतलब कि ऐसे कुछ हो जाता है। चंद्रमा यहाँ पर, सूर्य यहाँ पर, चंद्रमा थोड़ा सा यहाँ पर शक्ति लगाता है, सूर्य थोड़ा सा यहाँ पर शक्ति लगाता है, जिसके कारण लघु ज्वार आते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर डी नंबर भी सही है, 2 नंबर भी सही है, 1 नंबर 2 नंबर दोनों भी सही है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। विचार कर लेते हैं। यहाँ पर दे रहा है शहर और उसके पास दे रहा है क्षेत्र। यहाँ पर कौन सा शहर है जितना नैनीताल और गढ़वाल में है? सही सुमेलित कीजिए। सुमेलित का कौन सा सही सुमेलित है, यही देख लेना है। यहाँ पर दे रहा है शहर, क्षेत्र नैनीताल, गढ़वाल, उसके पास दे रहा है रुद्रप्रयाग, कुमाऊं में है, और नागपुर विदर्भ में बता रहा है। मतलब कौन सा क्षेत्र कहाँ पर है, यही तो बता देना है। तो यहाँ पर जो है नैनीताल गढ़वाल रेंज में है, यह बता रहा है। यहाँ पर नैनीताल गढ़वाल रेंज में कहा तो ये नहीं आता है, नैनीताल जो है गढ़वाल रेंज में नहीं आता है। और यहाँ पर रुद्रप्रयाग और कुमाऊं क्षेत्र में तो यहाँ नहीं है, रुद्रप्रयाग भी कुमाऊं क्षेत्र में नहीं आता है। लेकिन नागपुर विदर्भ के संदर्भ में देखा तो नागपुर एकदम विदर्भ क्षेत्र कहते हैं। विदर्भ क्षेत्र कहते किसे, ये तो समझ में आ जाएगा कि ये गलती फटाक से निकल जाएगा। लेकिन विदर्भ क्षेत्र थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड हो जाएगा, टेक्निकल नहीं कर सकते हैं, एक ऐतिहासिक रूप से क्षेत्र है, इसको विदर्भ किसको कहते हैं जी? तो यहाँ पर महाराष्ट्र जो है ना, महाराष्ट्र जो है, मान लीजिए कि कुछ ऐसा महाराष्ट्र है, कुछ इस तरह से महाराष्ट्र बीच वाले नागपुर वाले क्षेत्र को यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सब जो क्षेत्र है, इसमें कुछ मध्य प्रदेश का भी क्षेत्र आ जाता है, इधर से कुछ क्षेत्र आ जाते हैं, इन सभी क्षेत्रों को विदर्भ कहा जाता है। प्रारंभिक रूप से इसको विदर्भ कहा जाता है, ऐतिहासिक रूप से। तो यहाँ पर इसको विदर्भ कहा जाता है, इस मध्य भाग को, यह ध्यान रखिएगा। नागपुर विदर्भ क्षेत्र में आता है। यहाँ पर
और यहाँ पर गढ़वाल, ये जो है गढ़वाल में उत्तरकाशी, गढ़वाल में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं जी? तो काशी, उत्तरकाशी, चमोली जैसे मतलब कि काफी सुर्खियों में रहने वाले शब्द आते हैं ये। और ये जो है कुमाऊं में रुद्रप्रयाग और नैनीताल आता है, सॉरी कुमाऊं में नैनीताल आता है, गढ़वाल में रुद्रप्रयाग आ जाता है। अपन तो यहाँ पर आप मिस मैच है, इधर का इधर चला गया, इधर का इधर चला गया है, इसीलिए ऑप्शन नंबर केवल एक सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित भारतीय राज्यों पर विचार कीजिए, भारतीय राज्यों पर विचार करना है। यहाँ क्या दे रहा है, भारत में इन राज्यों को भारत की कुल स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता में इनके योगदान के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसके संदर्भ में विचार क्या करना है, तो आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो हम लोग विचार देख लेते हैं। यहाँ पर पवन ऊर्जा क्षमता, यहाँ पर सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा क्षमता किसने विकसित किया है जी? आरोही क्रम में, मतलब बढ़ते क्रम में, तो सबसे ज्यादा किसने विकसित किया है जी? यहाँ पर सबसे ज्यादा विकसित इस समय कर लिया है गुजरात ने। तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, आरोही क्रम में, मतलब कि बढ़ते क्रम में से जाना है। इसका अर्थ है सबसे पहले कौन लिखाएगा, तो सबसे कम जिसने बनाया है, सबसे कम जिसने बनाया, किसने बना पवन ऊर्जा क्षमता बनाया है जी? तो वो है राजस्थान। राजस्थान ने सबसे कम पवन ऊर्जा क्षमता विकसित किया अपने अपने में। और उसके बाद से है यहाँ पर ये इन दोनों को ध्यान रखिएगा, इन दोनों से हम लोग का आंसर आराम से निकल जाएगा। ये जो है पहले जो था पवन ऊर्जा क्षमता में सबसे ज्यादा माना जाता था तमिलनाडु, तमिलनाडु सबसे आगे माना जाता था। लेकिन हाल ही में जब अब कौन आ चुका है, गुजरात। क्यों जी? क्योंकि जब अडानी प्लांट ही यहाँ पर एकदम विशाल विशाल अडानी प्लांट लग रहा है, तो गुजरात को आगे निकाल दिया अडानी जी ने। तो यहाँ पर 3 के बाद से 2 हो जाए, सबसे कम राजस्थान, उससे थोड़ा सा ज्यादा कर्नाटक ने विकसित किया है पवन ऊर्जा क्षमता, और उससे थोड़ा सा ज्यादा है तमिलनाडु, उससे और उसके सबसे ज्यादा है गुजरात। यहाँ पर 3, 2, 1, 4 ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब 12 नंबर क्वेश्चन है, प्रायः सुर्खियों में रहने वाली गिग वर्कर अर्थव्यवस्था निम्नलिखित में से किस प्रकार की आर्थिक क्रियाओं से संबंधित है? गिग वर्कर यहाँ पर दे रहा है पंचम क्रियाएं, वही जिसको प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर ऐसे बोला जाता है। तो यहाँ पर दे रहा है तृतीय क्रियाएं, प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीय क्रियाएं। यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, तृतीय क्रिया। जैसे आप लोग को होम डिलीवरी के नाम सुने होंगे, जैसे या फिर हायर एंड फायर वर्कर प्रक्रिया को सुने होंगे। चाहे होम डिलीवरी सबसे पहले देख लीजिए, जो फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो, इन सभी पर जो वर्कर काम करते हैं, और वे विभिन्न डिलीवरी पॉइंट से अपने सामान को उठाते हैं और ले जाकर उपभोक्ताओं के घर तक पहुंचाते हैं। तो ये पहुंचाने वाले मुख्य रूप से क्या होते हैं जी? तो यही गिग वर्कर होते हैं, और पहुंचाने का काम करते हैं, आपकी सेवा देने का काम करते हैं। तो सेवा देने का काम तृतीय क्षेत्र में आता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर दे रहा है लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स, लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स, जिसको लीड्स कहते हैं। लीड्स रिपोर्ट किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? लीड्स रिपोर्ट यहाँ पर दे रहा है सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नीति आयोग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारतीय उद्योग परिसंघ। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये तो फैक्चुअल है, और एसएससी से लेकर बीपीएससी और हर छोटे छोटे एग्जामों में भी पूछा जाता रहा है कि लीड्स रिपोर्ट कौन जारी करता था? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय हो जाएगा। एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पर मतलब कि जितने भी हम लोग आसानी से अपना व्यापार कर सकते हैं, उन सबसे जुड़ा हुआ है। यह अपने सामानों को एक स्थान से दूसरे जगह कैसे पहुंचा, कितना आसानी से पहुंचा जा सकता है, इन सभी का आकलन करता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्या दिया हुआ है जी? तो यहाँ पर देखिए, ये नया सबसे नवीनतम तरीका है ये यूपीएससी का, और देखने में काफी कंफ्यूज करने वाला लगता है। इतना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन वास्तव में ये इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है। थोड़ा सा भी ध्यान दीजिएगा तो ये आसानी से बन जाता है। कौन सा एक सही है? सही कथन पर विचार करना है। और यहाँ पर सबसे पहले जरूरी है कि यहाँ पर एक बार अगर एक स्टेटमेंट का तरीका, पिछले साल आप लोगों ने प्रीलिम्स दिया होगा, तो आप लोग का स्टेटमेंट का तरीका अगर एक बार याद हो जाए, ये सबसे जरूरी है। क्या? स्टेटमेंट का तरीका याद कर लेना। स्टेटमेंट का है, स्टेटमेंट से ही हम लोग का आंसर आराम से निकल जाएगा। तो सबसे पहले ये जो है ऑप्शन जो है, ऑप्शन को याद कर, ऑप्शन का तरीका याद कर लेना, एक जगह याद करना। ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन में अलग अलग तरीके ऑप्शन का तरीका नहीं, इसमें एक जगह जो इस तरह का ऑप्शन दिया हुआ है, इन सभी को याद कर लीजिए, ऑप्शन का तरीका को, उसके बाद से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आराम से बनेगा। इसमें तो यहाँ पर ज्यादा दिमाग दीजिए कि कथन सबसे पहले क्या करना है, कथन 2 और 3 पढ़ लेना। इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करना है, स्टेटमेंट नंबर 2 और 3 पढ़ने के बाद 1 नंबर पढ़ना है, और तब हम लोग को यहाँ पर 2 ऑप्शन पढ़ लेना है। जैसे हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले राम का उदाहरण लिया था, राम बीमार हो गया, राम जो है बीमार हो गया, सॉरी यहाँ आप लोग हम लोग राम ने आम खाया था, दूसरा नंबर स्टेटमेंट पढ़े थे, तो राम ने आम खाया था, राम ने आम खाया था, और तीसरा नंबर उसी, और यहाँ पर क्या किए थे, बीमार बनाए थे उसको। तो यह व्याख्या था, दूसरा का आम खाने से बीमार बहुत लोग पड़ जाते हैं। तो ये 2 नंबर व्याख्या कर रहा था 1 नंबर का, तो ये तो सही हो गया था। और इसी में क्या किया, तीसरा नंबर भी जोड़ दिया है, तीसरा स्टेटमेंट भी जोड़ दिया है, कहा है कि राम ने आम और चीनी भी खाया था। अभी क्या कहता है, चीनी भी खाया था, चीनी भी खाया था। तो यहाँ पर अगर तो दोनों मिलकर आम खाना और चीनी खाना दोनों मिलाकर इसको लेकर राम को बीमार कर दिया, तो यह व्याख्या स्पष्ट रूप से हो जाता है। तो इस तरह से स्टेटमेंट नंबर 1 निकल जाता है। लेकिन यहीं पर अगर चीनी की जगह कह दे राम ने आम खाया, उसके बाद से वह कुछ अलग चीज लिख दे, जैसे कि
राम के कपड़े फटे थे, राम के कपड़े फटे थे। अब यहाँ पर फटे थे, यहाँ पर ये शब्द जोड़ कर ले जाकर बीमार किया जाए तो यहाँ नहीं हो पाएगा। यहाँ पर केवल एक ही होगा जो कि इसकी व्याख्या करेगा। इन सभी बातों पर ध्यान रखना है कि तीसरा नंबर भी देख लेना है कि सबसे पहले दूसरा नंबर पढ़ना है, तब एक नंबर पढ़ना है, देख लेंगे कि व्याख्या होता है कि नहीं। उसके बाद तीसरा नंबर पढ़ेंगे, फिर एक नंबर पढ़ेंगे। कुछ इस तरह से इसको पढ़ना है, ना कि तीनों एक साथ में पढ़ लेना और दिमाग को पागल पागल बना लेना है। सबसे पहले 2 नंबर स्टेटमेंट पढ़िए, तब एक नंबर इसलिए करके यहाँ पर क्या लगा देते हैं, इसलिए। हर क्वेश्चन में क्या लगा देना है, इसलिए। सबसे पहले स्टेटमेंट नंबर 2 पढ़ना है, तब इसलिए करके एक नंबर पढ़ना है। इसलिए पर बढ़िया बैठता है तो ठीक है, नहीं है तो इसको काट दीजिए। यहाँ पर फिर 3 नंबर पढ़िए, फिर एक नंबर पढ़िए, और इस तरह से अगर इसलिए करने पर यहाँ पर ये बैठता है, फिट बैठता है तो सही है, नहीं तो नहीं होगा। तो हम लोगों ने इस पर ज़्यादा टाइम दिया क्योंकि एकदम नवीनतम तरीका, और थोड़ा सा भी इसके बारे में पता नहीं हो तो दिमाग पागल हो जाता है इस क्वेश्चन को पढ़ने में और आंसर को सॉल्व करने में। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग को जानते हैं ये तरीका, तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, स्टेटमेंट नंबर 2 पढ़ लेंगे। यहाँ पर देखेंगे इटली जो है प्रशांत महासागर के अग्नि वलय पर अवस्थित है। इटली जो है प्रशांत महासागर के अग्नि वलय पर स्थित है जी। और यहाँ पर दे रहा है इटली में माउंट विसुवियस और माउंट एटना जैसे अनेक ज्वालामुखी पर्वत स्थित है। यहाँ पर जो देखिए एक नंबर तो एकदम सही है, लेकिन जो दूसरा नंबर दे रहा है इटली प्रशांत महासागर में रिंग ऑफ फायर में स्थित है, ये कैसे होता है? रिंग ऑफ फायर में थोड़ी ना है जी। इटली जो है अभिसारी प्लेट सीमा पर अवस्थित है। यूरेशियाई प्लेट के और अफ्रीकन प्लेट के मध्य जो टकराव होता है, यहाँ पर जो कुछ मान लीजिए कि ये हमारा यूरोप का ऊपरी भाग है, कुछ यहाँ पर ये ऐसे कुछ इटली है, थोड़ा सा इधर टेढ़ा है। इटली जो है हमारा कुछ यूरोपीय क्षेत्र ऐसे है, और यहाँ पर जो अफ्रीकन क्षेत्र ऐसे है। तो ये अफ्रीकन प्लेट के ऊपर बढ़ने से और यहाँ पर यूरेशियन प्लेट के नीचे खिसकने से आपस में टकराते हैं, जिसके कारण इटली में ज्वालामुखी क्षेत्र उत्पन्न होता है। और यहाँ पर अल्पस क्षेत्र में भी ज्वालामुखी उत्पन्न होते, ज्वालामुखी तो नहीं मतलब कि भूकंप आते रहते हैं, पहाड़ों का निर्माण होते रहता है। तो ये इसके कारण है, ना कि रिंग ऑफ के कारण है। तो यहाँ पर दूसरा नंबर गलती हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, अब यहाँ पर भी हम लोग आंसर आराम से बना सकते हैं कि एक नंबर एक भी गलती हो जाएगा तब भी हम लोग का आंसर आराम से निकल जाए। यहाँ पर दे रहा है कि तो अब यहाँ पर आप लोग स्टेटमेंट का तरीका जब याद कर लीजिएगा। यहाँ पर दे रहा है कथन 2 और कथन 3 में से केवल एक सही है, एकदम सही है, केवल एक सही है। यहाँ पर एक तो गलती हो गया, ये गलती हो गया। तीसरा नंबर एकदम सही, अफ्रीकी प्लेट का यूरेशियाई प्लेट के नीचे प्रविष्टन, हम बताए ही हैं, एक दूसरे से जब टकराती हैं तो तभी इटली में भूकंप आता है। अब ज्वालामुखी उद्गार होता है इटली के विसुवियस और एटना में। तो यहाँ पर 3 नंबर तो सही है, तो इसीलिए यहाँ पर सही आंसर फटाक से निकल जाएगा। ये भी क्वेश्चन काफी आसान है, लेकिन पहला क्वेश्चन आप लोग को पढ़ने का तरीका याद होना चाहिए। इस तरह का क्वेश्चन फिर से एक बार बता देते हैं कि ये क्वेश्चन बड़ा तंग करता है, परीक्षा में अच्छे लोगों का पसीना निकाल देता है, लेकिन ये सबसे आसान भी हो सकता है। कैसे जी? तो सबसे पहले आप लोग को ऑप्शन जिह्वा पर होना चाहिए। ये नहीं कि अब हम लोग उस समय ऑप्शन पढ़ना, ऑप्शन पहले से याद होना चाहिए। ऑप्शन का तरीका ये याद होना चाहिए कि वो कथन 2 और कथन 3 दोनों सही है और वे सही व्याख्या करते हैं, तो दोनों को सही करना, तब व्याख्या करना, दोनों से यहाँ पर बताते हैं यह भी व्याख्या कर रहा हो, यह भी व्याख्या कर रहा हो, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। यहाँ पर कथन 2 की व्याख्या करता है, यहाँ पर देखिए उलट दिया है, मतलब कि यहाँ से भी यहाँ ला सकता है, हमारा पढ़ना ही पड़ेगा सारा का सारा। यहाँ से भी इसको पढ़ने के बाद भी इसको व्याख्या करवा ले रहा है। और इसके बाद से दे रहा है तीसरा नंबर कि 1 और 2 दोनों एक ही सही है, तो इस पर भी ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर 9 तो 2 सही है और 9 ही 3 सही है, मतलब दोनों गलती जैसे ही मतलब हम लोग आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ पर ये सबसे कंफ्यूजिंग वाला ऑप्शन है, क्योंकि यह हम लोग अक्सर पढ़ते हैं कि नीचे से ऊपर की व्याख्या मांगता है, लेकिन इस बार जो है ऊपर से नीचे की भी व्याख्या मांग ले रहा है। तो अब दिमाग को तैयार करने की जरूरत है, हर ऑप्शन पढ़ना ही पड़ेगा। तो पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन एक बार इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए उसके बाद से कोई भी क्वेश्चन आसानी से बन सकता है। इसको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 2 और 3 में से एक ही सही था, 2 नंबर गलती था। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर। भूवैज्ञानिक काल माप क्रम के संदर्भ में निम्नलिखित समय इकाइयों को उनकी अवधि के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये व्याख्या करना है कौन सा भूवैज्ञानिक महाकल्प कब आया था जी। यहाँ पर सबसे पहले दे रहा है कि यहाँ पर यान, उसके बाद से युग, और उसके बाद से इपोज पीरियड, उसके बाद से महाकल्प। सबसे पहले कौन आता है जी? तो योन, तो EON, योन इसको इंग्लिश में बोलते हैं, या फिर यान। सबसे पहले यही आया था, जिनमें से 4 प्रमुख यान थे। 4 तो यान होते हैं। ये कौन कौन से यान होते हैं? तो हेडियन, आर्कियन, प्रोटोजोइक, फेनेरोजोइक। हेडियन, इसको याद करने वाला चीज है, याद ये 4 तो है, 4 तो केवल 4 शब्द याद कर लेना है कि 4 होते हैं ये। हेडियन, आर्कियन, जिसमें हम लोग का कई सारे पर्वतीय श्रृंखला जैसे अरावली का निर्माण हुआ है भारत में, आर्कियन। उसके बाद से प्रोटेजोइक और फेनेरोजोइक, प्रोटेजोइक, उसके बाद से फेनेरोजोइक। ये सभी यान है, और ये छोटे छोटे किताबों में नहीं मिलते हैं, लेकिन बुखार लगा देते हैं जब आते हैं। तो इन सब को याद रखना है कि 4 यान हुए हैं पृथ्वी के संपूर्ण जीवन काल में। हेडियन, आर्कियन, हेडियन किस लिए बोला जाता है? यहाँ पर अभिन्न जीव जंतुओं का कोई जन्म ही नहीं था, पूर्णतः कर्म लावा में था।
लावा के फॉर्म में था पृथ्वी तब इसको हेडियन कहा जाता है। आर्कियन जब ठोस हुआ तब कहा जाता है, जब ठोस हो चुका था पृथ्वी तो उसको कहा जाता है आर्कियन। और प्रोटोजोइक किसमें कहते हैं, जिसमें छोटे छोटे जीवों का निर्माण शुरू हो गया उसके प्रोटोजोइक कहते हैं। फेनरोजोइक जिसमें बड़े से विशाल जानवरों का निर्माण हो गया और सबसे दुष्ट जानवर मानव का जन्म हो गया, इसको भी याद रखिएगा फेनरोजोइक। यहाँ पर हेडियन जब लावा के रूप में पृथ्वी था, आर्कियन जब पृथ्वी ठोस रूप में परिवर्तित हो चुका था लेकिन अभी जीव जातियां नहीं थी, पर्वतों का निर्माण हो रहा था केवल। और प्रोटोजोइक जिसमें मानव के पूर्वजों का छोटे छोटे पूर्वजों का जन्म हुआ है, और यहाँ पर सबसे बड़का राक्षस आदमी मानव का जन्म हो गया। और इसके यहाँ से यहाँ पर दे रहा है उसके बाद से कहा था ईरा, इसके बाद से महाकल्प आता है, जिसमें से ये कौन सा है जी? तो ये भी 3 ठो हैं, इसको प्री कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन, प्रोटो मेसोजोइक, सेनोजोइक। प्री कैम्ब्रियन इसको क्या कहा जाता है? प्री कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन, उसके बाद से प्री कैम्ब्रियन के बाद से कैम्ब्रियन, उसके बाद से मेसोजोइक, मेसोजोइक, उसके बाद से सेनोजोइक। ये भी 4 महाकल्प हैं। इन चारों महाकल्पों से मिलकर बना है हम लोग का मतलब पृथ्वी का संपूर्ण जीवन काल को ये अलग अलग पैरामीटर के आधार पर इनको बांटा गया है, प्री कैम्ब्रियन। उसके बाद क्या आता है जब कल्प आता है, कल्प जिसको आप लोग पढ़े होंगे कहाँ से शुरू होता है जी? तो यहाँ पर भी डिवोनियन, पर्मियन, ट्रियासिक, जुरासिक, ये सब का नाम सुने होते हैं, ये कल्प में आता है। युग में किसमें आता है जी? युग में भी होलोसीन, मायोसीन, ये सब का नाम सुने होंगे। तो ये सब ये तो कितना है जी? तो कल्प 16 है, ये भी 9 है। इसको छोटे छोटे याद रखिएगा, ये तो याद रहता है हमेशा, ये और 16 हर किसी को याद होगा, युग और कल्प। लेकिन यहाँ पर यान वाला थोड़ा सा नहीं याद होता है, कैसे बहुत कम जगह पर मिलता है ये। तो यहाँ पर आंसर हम लोग निकाले ही नहीं, तो कौन सा सही हो जाएगा जी? तो 1 4 3 2 सही है। सबसे पहले यान आया, 1 नंबर आया, उसके बाद से महाकल्प आया, उसके बाद से कल्प आया, उसके बाद से युग आ गया। 1 4 3 2, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर 16 नंबर है, वैश्विक नवाचार सूचकांक के संदर्भ में विचार करना है। वैश्विक नवाचार सूचकांक के संदर्भ में विचार करना, कैसे विचार करना है? एकदम सही कदम पर विचार करना, गलत थोड़ा सा भी नहीं। यहाँ पर इसे वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन वीपो द्वारा जारी किया जाता है, जीआईआई को वीपो द्वारा जारी किया जाता है जी। उसके बाद से दे रहा है कि वैश्विक नवाचार सूचकांक जीआईआई 2025 में भारत की रैंकिंग शीर्ष 50 प्रदर्शनकर्ताओं में है। भारत की रैंकिंग शीर्ष 50 प्रदर्शनकर्ताओं में थे एकदम। ये भी सही है, 1 नंबर भी सही है, दूसरा नंबर भी सही है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर ये फैक्चुअल भी है, क्योंकि जब आप लोग विभिन्न रिपोर्ट और सूचकांक के संदर्भ में पढ़ेंगे तो इसका हम लोग प्लेलिस्ट पहले ही से क्लास बना चुके हैं। 2025 और 26 में जितने भी रिपोर्ट अब तक जारी किए जा चुके हैं वे सभी निकाले जा चुके हैं, हम लोगों ने वीडियो बना लिया है, उसको जाकर देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पर दोनों के दोनों सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्कला चट्टानें जिन्हें हाल ही में भारत से यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है, वह कहाँ स्थित है? वर्कला चट्टानें कहाँ पर है जी? तो वर्कला चट्टानों पर ध्यान रखना है। वर्कला चट्टान यहाँ पर कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, यहाँ पर सही हो जाएगा। वर्कला चट्टानों की अवस्थिति जो है ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगी, केरल में हो जाएगी। वर्कला चट्टान कहाँ पर है जी? तो केरल में है। और देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये तो फैक्चुअल है, ये भी एसएससी और लेवल का है। अब यहाँ पर है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार कर लेते हैं, और ये देखिए विचार कैसा करना है जी? तो स्टेटमेंट वाइज है। सबसे पहले कौन सा पढ़ना है? 2 नंबर ऑप्शन पढ़ना है। कब बीच में क्या लगाना है? तो इसलिए लगाना है, इसलिए लगाइए, और जब इसलिए पर बैठ जाए तब हम लोग का आंसर मिल जाएगा। ये पुराना ही क्वेश्चन है, लेकिन इसको पढ़ाने का तरीका बदल चुका है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दे रहा है सबसे पहले दूसरा नंबर पढ़ना है जीएसटी, और यहाँ पर देखिए वही उसी तरह का वही सब सेम ऑप्शन का तरीका है। यहाँ पर जो दे रहा है, जीएसटी परिषद ने अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों के तहत कर दरों की श्रेणियों को तर्कसंगत बनाया है, और इसलिए व्यक्तिगत जीवन, स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर जीएसटी को पूर्णतः मुक्त कर दिया गया है। अब देखिए जी, एक और रहा है कि जीएसटी परिषद ने अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों के तहत कर दरों की श्रेणियों को तर्कसंगत बनाया है, लेकिन यहाँ पर जो दे रहा है कि व्यक्तिगत जीवन और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर जीएसटी को पूर्णतः मुक्त कर दिया गया है। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर दोनों के दोनों का कथन एकदम सही है कि स्वास्थ्य बीमा और व्यक्तिगत बीमा है ऊपर जीएसटी की दर को शून्य कर दिया गया है, और यहाँ पर तर्कसंगत श्रेणियों को तर्कसंगत बनाया गया है, जीएसटी श्रेणियों को तर्कसंगत बनाया गया है। दोनों के दोनों सही है, लेकिन इसका सही व्याख्या नहीं करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कह है कितने लौह धात्विक खनिजों के रूप में वर्गीकृत है? ऑप्शन नंबर ए क्रोमाइट, एल्यूमिनियम, जिंक, निकेल। यहाँ पर लौह धात्विक खनिजों के रूप में वर्गीकृत है जी। तो यहाँ पर सही आंसर जो होगा
लौह धातु के रूप में कौन कौन है? तो यहाँ पर क्रोमाइट है और निकेल है। यहाँ पर जिंक और एल्युमिनियम जो कि लौह धातु खनिज नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। केवल 2 तो सही है, क्रोमाइट और निकेल लौह धातु हैं, जबकि एल्युमिनियम और जिंक जो है लौह धातु नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के ऊष्मा बजट। पृथ्वी के ऊष्मा बजट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ऊष्मा बजट के संदर्भ में, ऊष्मा बजट के संदर्भ में विचार करना है और कैसे विचार करना है जी? तो सही कथन पर विचार करना है ऊष्मा बजट के संदर्भ में। और दे रहा ऑप्शन नंबर एक केवल एक, केवल ऑप्शन नंबर बी है केवल दो। केवल दो ऑप्शन का तरीका एक देख लीजिए, इसमें कोई एलिमिनेशन मेथड लगने वाला नहीं है। यहाँ पर देखिए आगामी आगमी और विकिरण का लगभग लगभग 1/3 भाग वापस अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाता है। आगमी और सौर विकिरण का, अग्नि सौर विकिरण का लगभग 1/3 भाग वापस अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाता है। उसके बाद से है वायुमंडल पृथ्वी की सतह की तुलना में अधिक सौर विकिरण अवशोषित करता है। पृथ्वी वायुमंडल जो है पृथ्वी की सतह की तुलना में अधिक सौर विकिरण को अवशोषित करता है। और इसके बाद से है सौर विकिरण। सौर विकिरण ग्रीन हाउस गैसों द्वारा, सौर विकिरण जो है ग्रीन हाउस गैसों द्वारा अवशोषित और पुनः विकिरित होता है, जो ग्रीन हाउस प्रभाव को बढ़ाता है। यहाँ पर ये दो, एक फर्स्ट नंबर जो दे रहा है लगभग 1/3 भाग अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाता है, तो एकदम ये ऐसा नहीं है, 1/3 भाग परावर्तित नहीं होता है। दूसरा नंबर जो दे रहा है पृथ्वी की सतह की तुलना में सौर वायुमंडल अधिक सौर विकिरण को अवशोषित कर रहा है, एकदम सरासर गलती, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर सही आंसर के यहाँ पर जो दे रहा है कि ग्रीन हाउस गैसों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, पुनर्विकृत किया जाता है, एकदम यह सही है। इसी के कारण तो ग्रीन हाउस गैस जो जैसे देख लीजिए यहाँ पर पृथ्वी है, पृथ्वी और ग्रीन हाउस गैस जैसे CO2 N2 ये सब क्या है? ये सब के सब ग्रीन हाउस गैसें हैं। जल वाष्प, ये सब जल वाष्प जैसे यहाँ पृथ्वी जो सूर्य से यहाँ पर सूर्य की किरणें आती हैं, ये तो एक सामान्य प्राकृतिक नियम है कि सूर्य की किरणें यहाँ पर जो आती हैं वे धीरे-धीरे परावर्तित कैसे आती हैं? लघु तरंग के रूप में आती हैं, दीर्घ तरंग के रूप में बाहर निकल जाती हैं और विभिन्न माध्यमों से बाहर निकल के पुनः वायुमंडल से बाहर निकल जाती है, जिसके कारण पृथ्वी का ऊष्मा बजट संतुलित रहता है। लेकिन जब यहीं पर और यहाँ पर CO2 या फिर जल वाष्प या फिर NO2 बोले, ये जब वायुमंडल में आ जाते हैं तो ये वापस होने वाली जो दीर्घ तरंग है इनको अवशोषित कर लेते हैं। ये कण जो होते हैं ग्रीन हाउस गैस इसको अवशोषित कर लेते हैं और गर्म रहते हैं और कुछ समय बाद इसको जब रात को भी समय जब सूर्य से विकिरण नहीं आती है, किरण नहीं आता है, उस समय ये क्या करते हैं अपने जो ऊर्जा ऊष्मा होता है इसको ये विकृत करते हैं, जिसके कारण सूर्यातप न रहने पर भी, मतलब सूर्य की किरण प्रत्यक्ष रूप से न रहने पर भी वो पृथ्वी का वायुमंडल गर्म रहता है रात को भी। इसी के कारण ऑप्शन नंबर 3 सही है। यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड थोड़ी ना है, केवल एक सही हो जाएगा, केवल एक। 3 नंबर सही है, 1 नंबर 2 नंबर गलती है। हम लोगों ने 1 से 20 तक क्वेश्चन इस क्लास में सॉल्व किया और हम लोग अगले क्लास में 21 से लेकर 40 तक के क्वेश्चन को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें।